ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की बिजनेस न्यूज और वीडियो के फर्स्ट सेक्शन इंडिया की बिजनेस न्यूज से। पहली न्यूज आ रही है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। हीरो मोटोकॉर्प बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एलटी ग्रीन प्रोपल्जन लैब्स में एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने की बातें कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स मार्केट में स्पेशलाइज करता है। ये मूव हीरो मोटोकॉर्प को महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो के साथ कंपटीशन में ले आएगा। हीरो की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि 11 साल पुरानी कंपनी एलटी ग्रीन में वो लगभग 900 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे एलटी ग्रीन को एक मेजर इन्वेस्टर मिल सकता है जो उसको रैपिडली स्केल करने और की मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ाने में मदद करेगा। ये हीरो के लिए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन का एक बड़ा कदम होगा, जहां पे बजाज ऑटो ऑलरेडी पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना चुका है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का डोमिनेंस है। ये हीरो का दूसरा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होगा एक ईवी मैन्युफैक्चरर में। एलटी ग्रीन ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 115 करोड़ का टर्नओवर रिपोर्ट किया है और 2800 यूनिट उसने सेल करी है। वैसे एलटी ग्रीन के इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री व्हीलर्स को ई कॉमर्स फर्म के लास्ट माइल डिलीवरी नीड्स जैसे वेजिटेबल्स, डेयरी, पोल्ट्री और गैस सिलेंडर जैसे गुड्स के ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि ईवी मार्केट में टू व्हीलर और फोर व्हीलर काफी कम्पिटिटिव है, स्पेशली टू व्हीलर तो वहीं पे जो थ्री व्हीलर होते हैं तो वहां पे भी उनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में जो क्विक कॉमर्स है या जो ई कॉमर्स का जो बूम बढ़ रहा है, तो वहां पे जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनको व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डिलीवर करने के लिए थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर ही लगता है। तो वहां पे जो इनकी डिमांड है वो एक ग्रीन सिग्नल है कि आगे आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। और जो थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर है तो उनके लिए तो भाई ऑलवेज ग्रीन सिग्नल रहेगा। अगर बात करें इन्फोसिस की, तो 2 साल की डिले के बाद ओवर 1000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इंडिया में इन्फोसिस से कंफर्मेशन ईमेल मिली है, जिसमें उनकी ज्वाइनिंग डेट 7 अक्टूबर 2024 के लिए कंफर्म की गई है। ये न्यूज़ उसके बाद आई है जब रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि अप्रैल 2022 बैच के 1500 स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑफर लेटर रिसीव किए थे, तो वो अपने जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में क्लैरिटी डिमांड कर रहे थे आफ्टर अटेंडिंग 2 राउंड्स ऑफ प्री ट्रेनिंग इन जुलाई एंड अगस्त मंथ। इन्फोसिस के टैलेंट एक्विजिशन टीम ने कुछ ग्रेजुएट्स को इन्फॉर्म किया कि उनका शेड्यूल डेट ऑफ ज्वाइनिंग 7 अक्टूबर 2024 है। ये डेवलपमेंट नेस्केंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट, जिसको NITES भी बोलते हैं, उनके रेंटलेस एफर्ट और फॉर्मल कंप्लेन के बाद आई है। IT एम्प्लॉय यूनियन NITES ने वार्न किया है कि अगर इन्फोसिस अपने इस कमिटमेंट को ऑनर नहीं करती और ज्वाइनिंग डेट ब्रीच करती है तो वो इन्फोसिस ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। देखा जाए तो 2022 में ही AI का जो क्रेज आया था वो स्टार्ट हुआ था, तो IT सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से ये चेंज हुआ था और उसी के बाद से काफ़ी सारे लेऑफ्स भी हुए। तो जब ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी होती है और कोई भी चीज़ या कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो उसमें हर एक लेवल पे उनको अप्रूवल चाहिए होता है किसी भी चेंजेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है किसी भी बिग ऑर्गेनाइजेशन को। बट इन लेऑफ्स वाले एनवायरनमेंट में जो इन स्टूडेंट्स को जॉब मिली है वो काफ़ी अच्छा सिग्नल है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया जो कि एक डेप्ट रिडन मींस कर्जे में डूबी हुई टेलीकॉम कंपनी है, उसको कई GST ऑफिसेज ने ऑर्डर किया है कि वो 73 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स ड्यूज, पेनाल्टीज और इंटरेस्ट पे करे। कंपनी को 9 ऑर्डर्स मिले हैं जो मोस्टली शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस और एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए दिए गए हैं। कोलकाता GST ऑफिस ने कंपनी पर सबसे बड़ा पेनल्टी लगाया है जो 33.44 करोड़ का है। साथ ही टैक्स और इंटरेस्ट की भी डिमांड किया है। नोएडा GST ऑफिस ने वोडाफोन आइडिया को सितंबर 1 को 26.89 करोड़ का पेनल्टी पे करने के लिए ऑर्डर दिया है। साथ ही डिमांड और इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल है।
उसी में पटना जीएसटी ऑफिस ने 10.94 करोड़ का पेनाल्टी लगाया है। उसी के साथ कंपनी को चंडीगढ़ जीएसटी ऑफिस से 4,211 रुपए का पेनाल्टी, आंध्र प्रदेश सर्कल से 1.57 करोड़ का ऑर्डर, उड़ीसा से 9.51 लाख का ऑर्डर और हिमाचल प्रदेश ऑफिस से 50,000 और 36,000 का पेनाल्टी भी मिला है। इसमें वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वो इन ऑर्डर से एग्री नहीं करती है और वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी फॉर रेक्टिफिकेशन या रिवर्सल के लिए। अब इसी को बोलते हैं कि भाई जब प्रॉब्लम आती है तो चारों तरफ से आती है, क्योंकि एक तरफ जो वोडाफोन आइडिया का जो यूज़र बेस है वो काफ़ी कम हो रहा है और उस यूज़र बेस कम हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि रेवेन्यू भी कम हो रहा है। तो कंपनी को अपना ऑपरेशन चलाने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए या जो उनके जो कॉम्पिटिटर है जियो है, एयरटेल है, उससे कम्पीट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, जिसके लिए वो लोन ले रही है, डेट ले रही है। और अब क्या है कि रेवेन्यू हो नहीं रहा कंपनी में, तो उस डेट को कैसे चुकाए। तो ये सारे जो जीएसटी ऑफिसेस से जो टैक्सेस के लिए कंप्लेन आ रही है वो ये सारी चीज़ें हैं। देखते हैं कि वोडाफोन आइडिया इस चीज़ को कैसे टैकल करता है। अगर बात करें वजीर एक्स की, तो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वजीर एक्स ने अनाउंस किया है कि रीसेंट साइबर अटैक से अफेक्टेड कस्टमर्स अपने फुल फंड्स रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी अभी रीस्ट्रक्चरिंग करने की सोच रही है। फर्म के एडवाइजर ने सजेस्ट किया है कि बेस्ट केस में कंपनी शायद 55 to 57% तक ही पैसा वापस कर पाएगी कस्टमर्स का। वजीर एक्स अब एक व्हाइट नाइट, जिसको बिजनेस टर्म में एक फ्रेंडली इन्वेस्टर बोलते हैं, उसको ढूंढ रहा है जो कैपिटल प्रोवाइड कर सके और पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के लिए आए। इसका मतलब होगा कि रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, यूजर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करना और स्टोलन क्रिप्टो एसेट्स को ट्रेस करना और रिकवरी करना, और जो यूजर्स जल्दी लिक्विडिटी चाहते हैं उन्हें क्रिप्टो एसेट्स जल्दी विड्रॉ करने का ऑप्शन देना, ताकि वो रीस्ट्रक्चरिंग से एग्जिट कर सकें। कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सिंगापुर कोर्ट में अप्लाई किया है, जहां क्रेडिटर्स के व्यूज को कंसीडर किया जाएगा जब ये डिसाइड होगा कि मोरेटोरियम मींस टाइम पीरियड को बोलते हैं, उसको ग्रांट किया जाए या नहीं। वजीर एक्स के जो को फाउंडर है निशाल शेट्टी, उन्होंने कहा है कि जो फंड्स रेज किए जाएंगे वो इक्विटी के अगेंस्ट नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी का बाइनेंस के साथ ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है। कोर्ट क्रेडिटर्स के व्यूज को ध्यान में रखते हुए ही मोरेटोरियम ग्रांट करने का डिसीजन लेगी। इसी में वजीर एक्स के 4.3 मिलियन, लगभग 43 लाख होते हैं, एक्टिव कस्टमर्स हैं जो प्राइमरली इंडिया में बेस्ड हैं। अगर बात करें यात्रा की, तो ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर कंपनी यात्रा ने कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइडर ग्लोब ऑल इंडिया सर्विसेज लिमिटेड, जो कि ग्लोब ट्रैवल्स के नाम से फेमस है, उसमें 100% स्टेक एक्वायर करने के लिए 128 करोड़ में एग्रीमेंट किया है। ये एक्विजिशन यात्रा की कॉर्पोरेट ट्रैवल सेक्टर में पोजीशन को मजबूत करने और अपने कस्टमर पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने का एम रखती है, जिसमें 360 नए कस्टमर्स ऐड किए जाएंगे, जो कि एग्जिस्टिंग 850 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ जुड़ेंगे। यात्रा एक्सपेक्ट करता है कि इस एक्विजिशन का उसके फाइनेंशियल्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ग्लोब ट्रैवल्स के पास $90 मिलियन का एनुअल ग्रॉस बुकिंग है और 20% से ज़्यादा का एडजस्टेड एबिटा मार्जिन है। भाई पॉजिटिव में है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यात्रा अपना कॉर्पोरेट सेल्फ बुकिंग प्लेटफॉर्म को ग्लोब ट्रैवल के कस्टमर बेस में इंटीग्रेट करने का भी प्लान बना रहा है, जिससे सिनर्जीज इन्हेंस होगी और फर्दर वैल्यू क्रिएशन ड्राइव किया जाएगा। यात्रा का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ग्लोब ट्रैवल के कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए इंक्रीज्ड एफिशिएंसीज और रिड्यूस कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। वैसे यात्रा होटल्स और अपने एक्सपेंसेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के लिए क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को भी लेवरेज करने का भी प्लान कर रहा है, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके उनके कस्टमर्स को। अगर बात करें सेमीकंडक्टर स्टार्टअप बिग इंडियन की, तो बिग इंडियन सेमीकंडक्टर्स ने अपने सीड फंडिंग राउंड में अगर आपको स्टार्टअप फंडिंग राउंड समझना है, जो कि स्टार्ट होता है प्री सीड फंडिंग राउंड से और जाता है आईपीओ तक,
तो इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है अपने मेन चैनल पे, जिसमें मैंने एक रियल एग्जांपल्स के साथ पूरा 8 राउंड क्लियर किया है। तो इसके बारे में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसने $3 मिलियन जो कि होता है लगभग 25 करोड़ रेस किया है, जिसको वर्टेक्स वेंचर सी एंड इंडिया ने लीड किया और कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया। ये फंड्स बिग इंडियन की जर्नी को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें वो इंडिया से वर्ल्ड तक सेमीकंडक्टर्स बनाने पर फोकस कर रहे हैं और अपना अपकमिंग सर्विलियंस सिस्टम ऑन चिप सॉल्यूशन भी इंक्लूड है। ये स्टार्टअप जो अर्ली 2024 में सुनील कुमार, रेणुका प्रसाद, हरप्रीत वाधवान, दिनेश अनाया और जेनसेन चेंग के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, सर्विलियंस वर्टिकल में सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन बना रहा है। वैसे कंपनी इंडिया में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जिसको OEMs भी बोलते हैं और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स जिसको ODMs बोलते हैं, उनके साथ एंगेज कर रहा है ताकि उनके चिपसेट्स मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के रूप में ग्लोब तक पहुंच सके। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन्स की रीअलाइनमेंट इंडिया के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी पेश करती है, जिससे भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है सेमीकंडक्टर्स में। यह डेवलपमेंट तब आया है जब इंडियन स्टार्टअप जैसे नेट्रा सेमी, सेंस सेमी और सेनिट्रा ग्लोबल सेमीकंडक्टर स्पेस में अपना SOCs जो कि सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं, उसके साथ अपना मार्क बनाने की कोशिश कर रही है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कौन लीड करता है। वैसे सेमीकंडक्टर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से जो डिवाइसेस होते हैं, गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं इस रेस को कौन जीतता है, और ये भी आने वाले टाइम में काफ़ी बूम पे रहेगा, जिस तरीके से जो क्विक कॉमर्स आज के टाइम में तेजी से ग्रो कर रहा है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज। पहली न्यूज आ रही है टेस्ला की तरफ से। तो टेस्ला के सेल्स चाइना में अगस्त के मंथ में इस साल का बेस्ट रिकॉर्ड तक पहुंचा है, जहां कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े ऑटो मार्केट में केवल 63,000 से ज्यादा कार्स बेची है। वैसे ये जुलाई मंथ के मुकाबले 37% ज्यादा है, लेकिन टेस्ला का परफॉर्मेंस अपने बड़े चाइनीज कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी पीछे है। BYD जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, उसने अगस्त में चाइना के पैसेंजर व्हीकल सेल्स में पिछले साल के मुकाबले 35% का इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया है, जो 3,70,854 कार्स का एक मंथली रिकॉर्ड है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे जो लोकल EV कंपेटिटर्स हैं जैसे लीप मोटर और ली ऑटो ने भी अपने सेल्स में ग्रोथ देखी है। टेस्ला को चाइना में एक लंबी प्राइस वॉर से जूझना पड़ा है, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी रही है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कमजोर रहा है। लेकिन जीरो इंटरेस्ट लोन्स, लोकल गवर्नमेंट्स द्वारा टेस्ला कार्स को ऑफिशियल कार परचेजेस के लिए एलिजिबल बनाना और इस साल के पहले रेगुलेटरी अप्रूवल जैसे फैक्टर्स ने रीसेंट सेल्स मोमेंटम में मदद की है। चाइना मर्चेंट्स बैंक इंटरनेशनल के एनालिसिस ने दिखाया है कि टायर 3 सिटीज में डिलीवरीज में ईयर ऑन ईयर 78% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि टायर 2 सिटी में सेल्स 47% बढ़ी है। वैसे अब टेस्ला का प्लान है कि लेट 2025 तक चाइना में अपने मॉडल Y कार में एक 6 सीट वेरिएंट बनाए, ताकि अपने बेस्ट सेलिंग EV की अपील को बढ़ाया जा सके। अब भाई देखा जाए तो टेस्ला इंडिया में तो जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने तो कंप्लीट 100% जो कस्टम ड्यूटी है वो लगाने की बात करी थी, जिसकी वजह से जो इलॉन मस्क है वो कहीं ना कहीं इंडिया से बैक ऑफ कर गए थे और चाइना में वो अब सेल कर रहे हैं। बट BYD ऑलरेडी बहुत बड़ा कंपेटिटर है और इंडिया में भी BYD एंटर कर चुका है। वहाँ पे आपने BYD की काफ़ी कार्स भी देख रखी होगी। तो देखते हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट कहाँ तक जाती है, कौन किसको डोमिनेट करता है। और चाइना भी एक बहुत बड़ा राइवल है इंडिया के लिए भी। लेट्स सी।
सो ये थी आज की बिजनेस न्यूज और मिलेंगे कल एक और बिजनेस न्यूज के पिटारे के साथ। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।